नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना विशेष में एक बार फिर से स्वागत है। मैं कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश खेतान उपस्थित हो गया हूँ एक नए मेहमान के साथ। आज के मेहमान बहुत विशिष्ट हैं। उनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन कोरोना काल में उनका योगदान बहुत अमूल्य है। वो और कोई नहीं, वीरगंज की ही बेटी हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर निहारिका की। आज निहारिका टिवड़ेवाल हमारे साथ में हैं। उनकी परिचय के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। डॉक्टर निहारिका, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, जब दर्शक लोग को आप परिचय जोड़ना चाहेंगे। जी नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निहारिका टिब्रेवाल है। मैं लेट श्री पशुपति नाथ टिब्रेवाल की पोती और मिस्टर अरुण टिब्रेवाल एंड मिसेस मीरा टिब्रेवाल की बेटी हूँ। मैं यहाँ आदर्श नगर वीरगंज में ही रहती हूँ। जी, आपका हम परिचय के साथ साथ में अभी जानना चाहेंगे आपका जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कहाँ से हुई और उसके बाद का बारे में जानना चाहेंगे। जी, प्राइमरी एजुकेशन मेरी वीरगंज की ही रही है। मैं पहले सेंट जेवियर्स में पढ़ा करती थी क्लास 5 तक, फिर आगे मैंने डीपीएस में पढ़ाई की। उसके बाद मैं इंडिया चली गई अपनी हायर एजुकेशन के लिए 12th तक, और फिर मैंने मेडिकल की तैयारी की। इंडिया में आपने वीरगंज छोड़ने के बाद कहाँ से पढ़ाई की और मेडिकल की तैयारी में आपने क्या क्या कैसे कैसे आगे बढ़ी आप? जी, मैं कोटा राजस्थान में गई थी, जहाँ की बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो मैंने वहाँ पे कोचिंग दी थी 2 साल, जिससे मेरी अधिकतर प्रिपरेशन हो गई थी मेरे एग्ज़ाम के लिए। तो वही है, मैंने उसी कोचिंग के द्वारा जो भी प्रिपरेशन। जनरली क्या देखा जाता है कि मारवाड़ी परिवारों में या तो जो है कॉमर्स की पढ़ाई करी जाती है या फिर नॉर्मल अपना ग्रेजुएशन करके लोग अपने काम में लग जाते हैं, बिजनेस में लग जाते हैं, गृहस्थी में लग जाते हैं। ये डॉक्टर ही बनना है, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई? ये मतलब है कि इच्छा शक्ति कब से जागृत हुई आपके मन में? मम्मी पापा ने आपके ऊपर थोपा या आपका खुद का मन था कि आपको कुछ ऐसा करना है, डॉक्टर बनना है? मेरे मम्मी पापा की तरफ से कोई प्रेशर नहीं रहा कभी भी। मैं बहुत छोटी उम्र से ही कुछ करना चाहती थी। मैं चाहती थी इज़्ज़त हो, पैसा हो, और लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें देखी, कुछ पर्सनल चीज़ें भी रही हैं जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं इसके प्रति आगे बढ़ूँ, और मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। तो जी, इस वजह से। जैसा आपने बताया कि आपका शुरू से मतलब छोटी उम्र से आपके मन में ख्याल रहा कि मैं कुछ करूं अचीवमेंट, लेकिन ये डॉक्टर फील्ड जो चुनना है इसके लिए थोड़ी समझ होनी पड़ती है, बड़ा होने के बाद ही आदमी होता है। तो ये किस स्टैंडर्ड में आने के बाद, किस क्लास में आने के बाद आपके मन में ये इच्छा हुई कि अब मेरे को इस फील्ड में जाना है? जब मुझे समझ भी नहीं थी डॉक्टर क्या होता है, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। क्योंकि मैंने उसके बारे में पढ़ा कि अच्छा ये करते हैं, उनको इतनी इज्जत मिलती है। मैंने घर आके अपनी मम्मा को बताया, मैंने उनकी आंखों में वो चमक देखी कि हाँ, मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है। तो बस हो गया, और फिर चलते चलते आगे बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं खुद डॉक्टर्स के पास जाती थी, मैं देखती थी उनको जिस तरह की इज्जत मिलती है। वो सब चीज़ें मुझे बहुत मूव की, और मैं लोगों की सेवा करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं किसी की पीड़ा कम कर पाऊँ। तो हाँ, मतलब मैं बहुत छोटे से ही बोलते आ रही थी, बट हाँ, 4th या 5th में कह सकते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही करना है। आपने फाइनली डॉक्टर की डिग्री किस समय हासिल की, मतलब कौन से साल में हासिल की? और उसके बाद आपका मतलब ये जो आगे बढ़ने का सिलसिला वो थोड़ा जानकारी करा दीजिए दर्शक जी, लोगों को। मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई शुरुआत की थी 2015 में। पीजी मेडिकल इंस्टीट्यूट है पुणे में, ससून हॉस्पिटल के साथ। तो वहाँ पे 4.5 साल की पढ़ाई होती है, वो मैंने कंप्लीट की। उसके बाद अभी मेरी इंटर्नशिप चालू हुई है। तो 2020 में मेरी एमबीबीएस कंप्लीट हो गई थी फरवरी में, और मैंने मार्च से इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली थी। तो काफ़ी नया है मेरे लिए, अभी सब कुछ मेरी करियर की शुरुआत ही हुई है, और ये पैंडेमिक को मैंने फेस किया है। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही आपकी पढ़ाई मतलब ख़त्म हुई और आपको एक ट्रेनिंग सेशन में जाना है और उसी समय एक बहुत बड़ी चैलेंजेज आपके सामने आ बिल्कुल। गई। ऐसा लगता है जैसे भगवान भी चाह रहा है कि आपको मतलब कुछ विशेष काम के लिए बनाया है कि आपको मतलब एक तरफ आप कॉलेज से निकली और दूसरी तरफ आपके सामने एकदम टफ से टफ हाँ जो जी। चैलेंजेज आपके सामने ला के रख दिए कि शायद आप उस चैलेंजेस के लिए बनी हैं, ऐसा कुछ ऐसा है। तो कोरोना काल में जब आपने अपना ये कोविड के पेशेंट लोग को ट्रीट करना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि आपको वो हमेशा यादगार रहेगा या आपको लगा कि मेरा डॉक्टर बनना सार्थक हो गया या बहुत बड़ी दिली खुशी मिली हो, ऐसा कोई मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगी? जी, नॉर्मली ऐसा होता है कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सेज पेशेंट से अच्छे से बात नहीं करते हैं, या उनको बहुत मिसगाइड करते हैं, और पेशेंट्स अपने आप को काफ़ी लॉस्ट महसूस करते हैं। तो मुझे अच्छे से याद है कि एक बार एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान आए थे अपने पैरों की कोई सर्जरी कराने के लिए, और सरकारी हॉस्पिटल में बहुत घूमना फिरना पड़ता है और बहुत परेशान होते हैं पेशेंट्स।
तो मैंने खुद पर्सनली उनका काफ़ी ख्याल रखा था और सब चीज़ें उनकी टाइम से करवाई थी। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, बट जिस दिन वो डिस्चार्ज हो रहे थे तो उन्होंने मेरी आंखों में देख के बोला कि डॉक्टर्स तो बहुत देखे हैं, बट जिस तरह से आपने हमारे साथ बनी रही, मैं आपको कभी नहीं भूलूँगा। और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं समझ नहीं आया मैं उन्हें क्या बोलूँ। और ऐसा एक वाक़या है, ऐसा रोज़ होते रहता है। वो एक डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि आप यही मोमेंट्स हमें मोटिवेशन देते हैं आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि उन लोग की जो आशीर्वाद मिलती है, वो उनकी मोटिवेशन मिलती है, वो तो है ही है। फैमिली से दूर रह के भी आपको लगता है कि हम अपनी फैमिली के करीब हैं, उन लोग का हमारे ऊपर ब्लेसिंग है। साथ-साथ जो पेशेंट होते हैं, डॉक्टर, नर्सेज और जितने भी डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, हेल्थ कर्मी लोग जितने भी होते हैं, उनका यदि अच्छा एटीट्यूड हो, अच्छा उनका बोलचाल हो, उनका अच्छा हो, तो उनका आधा बीमारी तो शायद वैसे ही खत्म हो जाता है। जी। क्या एक्चुअली लगता है आपको? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पढ़ाया नहीं जाता है लोगों को कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और ये हर सेक्टर में इम्पोर्टेंट है, स्पेशली डॉक्टर्स और नर्सेज। अब सरकारी हॉस्पिटल में मैं समझ सकती हूँ काम बहुत है, फ्रस्ट्रेशन बहुत है, रिसोर्सेज की कमी, ऊपर से ये पैंडमिक। तो और जैसा आपने कहा कि सब अपने परिवार से दूर है, सब इस बीमारी से लड़ रहे हैं, लेकिन इसी वक्त में काम आता है इंसानियत। आप अगर किसी को दो शब्द ढंग से बोलेंगे तो कम से कम उसको अच्छा लगेगा, उसको एक मनोबल मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सारे डॉक्टर्स, सारी नर्सेज एंड बाकी लोग भी जो बीमार हैं, जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दें, उनसे प्यार से 2 बातें कर लें, तो उनको मनोबल मिलेगा आगे बढ़ने का। डॉक्टर निहारिका, दूसरा चीज़ हम जैसे आपने सुखद पल तो हम लोग के साथ शेयर किया, जी, उसी तरह का बहुत बार होता है कि कार्यक्रम के दौरान जैसे आपने बोला फ्रस्ट्रेशन भी होती है, घर से दूर भी होते हैं, पेशेंट का भी कई बार रूडली व्यवहार होता है, जी, जैसे डॉक्टर लोग का ही नहीं, पेशेंट भी वैसे भी आते हैं बिल्कुल, जो एकदम आपको मतलब हरास कर देते हैं सच या में। आपको एकदम जी, परेशान कर देते हैं। विशेषकर जो कोरोना कोविड के पेशेंट है उसमें हाँ तो जी, ज़्यादा ही हम लोगों ने ऐसा सुना न्यूज़ चैनल्स बहुत में भी ज़्यादा, कि बहुत वो लोग ज़्यादा। का बिहेव जो है डॉक्टर लोग के बारे में या नर्स लोग के साथ में बहुत ही रूडली हाँ होता जी। है या बदमाशी जैसा होता है। हाँ, हाँ। तो आपने भी ऐसा कोई फेस किया है मामला जिसमें आपको लगा हो कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना चाहिए? अ, मतलब हाँ, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि कितना झाऊ है, क्या है, नहीं है, बट जब हम वो पहने रहते हैं वो वाइट कोट, और अभी तो मुझे 4 महीने भी नहीं हुए अपनी ओथ लिए हुए, तो मुझे बार-बार वही चीज़ याद आती है कि नहीं, मैं यहाँ हूँ किस लिए? और जब मैं इतने आगे आ गई हूँ तो मेरे को अब बीच रास्ते छोड़ के जाना नहीं चाहिए। और इतने लोगों की मेरे आगे सफ़रिंग होती है। अब जैसे आपने कहा कि पेशेंट्स लोग आते हैं, बहुत कुछ होता रहता है हॉस्पिटल में, दंगे फसाद, पेशेंट्स डॉक्टर्स को मारते भी हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी हमें पहले रखनी ही पड़ती है, चाहे कुछ भी हो। हमेशा हर किसी का दिन आता है, बिजनेसमैन वालों का भी दिन आता है कि सब छोड़ दें, लेकिन ड्यूटी ड्यूटी पहले होती है। डॉक्टर निहारिका, अभी हम लोग ये जानना चाहेंगे आपसे कि टेस्ट के बारे में बहुत भ्रांति है लोगों को। 2 तरह के जी, टेस्ट चल रहे हैं, जैसे एक रैपिड टेस्ट होता है, जी, एक पीसीआर टेस्ट होता है। हाँ जी। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? हमारे श्रोता लोग को, दर्शकों को सरल भाषा में समझा पाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, रैपिड टेस्ट होता है, एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं उसमें। एंटीबॉडी क्या होती है कि जब भी आपके शरीर में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो मान लीजिए हमारी बॉडी खुद एक आर्मी क्रिएट करती है। अब उस आर्मी को हम उस टेस्ट में डिटेक्ट करते हैं कि ये आर्मी है या नहीं, सैनिक है या नहीं, उन सैनिक को एंटीबॉडी कहते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको आज इन्फेक्शन हुआ है तो आज ही वो सैनिक बन चुके हों। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका इन्फेक्शन चला भी गया हो लेकिन सैनिक ना गए हो। तो इस टेस्ट की सेंसिटिविटी जो कहते हैं या स्पेसिफिसिटी जो कहते हैं वो थोड़ी लो है, क्योंकि वो कई बार फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव भी आ सकती है। हालांकि है बहुत, जैसा कि इसके नाम में लिखा है रैपिड, तुरंत ये बताती है टेस्ट करके। तो ये इसके बारे में हो गया। और रहा बात पीसीआर के बारे में, तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। तो ये बेसिकली आपके बॉडी से बनाई हुई चीज़ों को टेस्ट नहीं करती, ये वायरस के बॉडी के अंदर की चीज़ों को टेस्ट करती है। हर वायरस, ये कोरोना वायरस स्पेसिफिकली के अंदर एक आरएनए नामक चीज़ होती है, जिसको ये टेस्ट बढ़ाकर डिटेक्ट करने की कोशिश करता है कि ये आरएनए आपकी बॉडी में है या नहीं। और अगर ये आरएनए आपकी बॉडी में है, मतलब अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपके अंदर वायरस है। तो ये टेस्ट एक कंफर्मेटरी टेस्ट है कि हाँ, आपकी बॉडी में कोरोना वायरस है। बल्कि रैपिड टेस्ट एक रिलेटिव टेस्ट है, मतलब हाँ, आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है, मतलब या तो आपको कोरोना वायरस हो चुका है या है। और अगर
मतलब उसकी स्पेसिफिसिटी के बारे में मैं नहीं कह सकती। वो बस एक रैपिड टेस्ट है, लेकिन वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो मतलब सकता है। कहने का मतलब रैपिड टेस्ट और पीसीआर टेस्ट में पीसीआर टेस्ट की जो विश्वसनीयता ज़्यादा है, जी। और उसके साथ साथ ही जुड़ी हुई चीज़ है एक बीटीएम किट। ये बीटीएम किट क्या होता है और इसका इस कोरोना से क्या संबंध है, इसको बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बीटीएम किट शायद। तो वीटीएम किट होता है वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया बेसिकली। वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया, ट्रांसपोर्ट का मतलब आप समझते हैं, मीडिया हमारे साइंस में कोई भी एक ऐसा टर्म होता है जो किसी भी जीव या जंतु को मरने से बचाता है। अब अगर हमें किसी वायरस को टेस्ट करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वायरस को जहाँ हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ हम जब तक उसको प्रयोगशाला तक पहुँचा नहीं रहे हैं, तब तक उसका ज़िंदा रहना ज़रूरी है। इसलिए एक मीडिया बनाया जाता है जिसमें इसको प्रिजर्व किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्रयोगशाला तक। तो आपने देखा होगा कि अगर कोई भी कोरोना वायरस का टेस्ट कराने जाता है तो एक स्टिक यूज़ किया जाता है, ईयरबड की तरह एक स्टिक होता है जो आपके नाक में या गले में डाला जाता है और एक स्वाब कलेक्ट किया जाता है। उस स्वाब को एक ट्यूब में डाला जाता है जिसके अंदर एक मीडिया होता है जो वायरस को प्रिजर्व करता है, और फिर ये ट्रांसपोर्ट करके हम प्रयोगशाला तक पहुंचाते हैं। तो ये सारी जो इक्विपमेंट्स हैं, स्वैब, ट्यूब, मीडिया, इन सब को कंबाइन करके आप वीटीएम बनाते हैं, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम, विच इज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमको ये टेस्टिंग करनी है, क्योंकि तुरंत आप हर किसी को प्रयोगशाला तक लेके नहीं जा सकते। तो वीटीएम किट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर निहारिका, एक चीज़ हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि बीसीजी का जो वैक्सीन है उसके बारे में भी काफ़ी चर्चा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने मीडिया में देखी थी कि जिन लोगों को बीसीजी का वैक्सीन लगाया गया होता है उन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता या इस कोरोना से लड़ने की क्षमता उन लोगों में ज़्यादा होती है। उनमें मतलब कम केसेस पाए गए हैं कोरोना कोविड के बाकी अन्य लोगों की तुलना में। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगी कुछ आगे? मैं इस बात की पूर्ण तरह से स्पष्टि तो नहीं कर सकती हूँ, पर मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि ये तुलना क्यों की जा रही है। बीसीजी वैक्सीन स्पेसिफिकली दी जाती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, टीबी की बीमारी, और जैसा कि आप सब जानते हैं टीबी भी एक छाती की बीमारी होती है, लंग्स की बीमारी होती है, बिल्कुल कोरोना वायरस जैसे। तो हाँ, अगर हम बीसीजी वैक्सीन दें तो इनफैक्ट बीसीजी वैक्सीन देने से टीबी भी प्रिवेंट नहीं होता है, तो कोरोना वायरस का प्रिवेंट होना इज़ वेरी अनलाइकली। बट हाँ, तुलना की जा रही है, बट इस चीज़ को 100% ऑथेंटिक होने के लिए और टेस्ट लगेंगे और सैम्पल्स लगेंगे और ट्रायल्स लगेंगे, तभी इस चीज़ के बारे में 100% कहा जा सकता है कि ये काम कर रहा है। और एक और मेडिसिन काफ़ी चर्चा में आई थी पिछले दिनों में, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। इसके बारे में भी काफ़ी मतलब बहुत चर्चा हुई कि ये भी है कि इसकी विकल्प के रूप में देखी जा रही है, कोविड के पेशेंट लोग को बचाया जा सकता है इससे, और भारत इसका बहुत बड़ा उत्पादक भी है जिसने 15-16 देशों को आयात भी किया था, निर्यात भी किया था सॉरी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि ये वास्तव में मतलब इसके टेस्टेड है कि क्या है? अभी फ़िलहाल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो कंफर्म्ड पॉजिटिव केसेस के लिए ही यूज़ किया जा रहा है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमारे हॉस्पिटल में, हर हॉस्पिटल के अलग प्रोटोकॉल्स हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज़ एक्चुअली एक मलेरिया के खिलाफ यूज़ किए जाने वाले एक दवाई होता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जिस तरह से काम करता है हमारी बॉडी में, वैसा इसलिए उस तरह का थ्योरी बनाई गई है कि वो वायरस की लोड को बॉडी में कम करता है, लेकिन सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कहीं ना कहीं एक सिम्टम को एक तरीके से उस चीज़ को कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वो इफ़ेक्टिव ड्रग है, इस चीज़ के बारे में 100% कहना फिर से गलत होगा। पर हाँ, करेंटली उसको दिया जा रहा है क्योंकि वो वायरल लोड को हमारी बॉडी में कम करता है। और हाँ, यही है। पर इसको आप इसके लिए साथ मैं ऐड करना चाहूँगी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जिनको हार्ट डिजीज़ है। तो कभी भी अगर आपको कोई भी डॉक्टर HCQ यानी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एडमिनिस्टर करने के लिए कह रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी छाती की पट्टी कराएं, यानी कि ECG। अगर आपकी छाती की पट्टी में कोई भी अबनॉर्मेलिटी है तो आपको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर निहारिका, शुरू में हम लोगों ने देखा था कि कोरोना पेशेंट में काफ़ी तरह के लक्षण दिखते थे, उससे हम लोग पहचान लेते थे कि इसको मतलब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या इसका टेस्ट की ज़रूरत है, ताकि पहचान हो सके वास्तव में है या नहीं, नेगेटिव या पॉजिटिव। लेकिन उसके बाद में आया कि एसिम्प्टोमेटिक हो गया, उसमें कुछ भी लक्षण नहीं है, अब मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, किस में है किस में नहीं है,
तो ये बिना टेस्ट के मालूम नहीं चल पा रहा जी। है। और हर व्यक्ति का टेस्ट कर पाना आज के दौर में मुश्किल है, क्योंकि पीसीआर टेस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, जी। उतनी रिसोर्सेज भी नहीं है, और प्रति व्यक्ति के हिसाब से डॉक्टर भी उतने या हॉस्पिटल उतने नहीं हैं भारत नेपाल में। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या सतर्कता अपनानी चाहिए कि हम लोग नहीं मालूम है लेकिन फिर भी हम लोग प्रिवेंशन कर सकें या बच सकें जी। इससे? सबसे पहली बात तो जो भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं, मास्क पहनना, हाथ धोना, ये सब चीज़ें तो हमें करनी है आने वाले कम से कम 6 महीने तक। उसके अलावा बहुत ज़रूरी है, आपने जैसा कहा कि मुझे नहीं मालूम कि आपको है या नहीं, तो मैं कितना बचाव कर सकती हूँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, पानी गले को कभी सूखा ना रहने दीजिए, खूब पानी पीजिए। आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कॉड लिवर ऑयल टैबलेट्स ले सकते हैं, विटामिन सी टैबलेट्स ले सकते हैं। ये स्पेसिफिकली आपके थ्रोट इम्यूनिटी और इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करता है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी बीमारी कहीं से भी आ सकती है, और अभी तो ऐसा है कि मैंने अगर स्टेबल को छू दिया और मुझे कोरोना है, आपने स्टेबल को छू दिया, आपको भी हो जाएगा। इसीलिए ये एक पैंडेमिक है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें और जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं हम उनको लें। और एक महत्वपूर्ण बात हम जोड़ना चाहेंगे कि अभी लॉकडाउन को सब देश, मतलब जगह, भारत हो या नेपाल हो, धीरे धीरे लूज किया जा रहा है, जी। क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से ये स्थिति है कि सबको लॉकडाउन करके रखा गया। उससे इकोनॉमिक भी जो है बहुत डाउन हो गया और लोग भी घर में पैनिक हो गए, जी। और हमेशा के लिए लॉकडाउन कर पाना संभव भी नहीं है। तो बाध्य होकर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को लूज तो किया है, लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है कि कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, जी। बल्कि कोविड फैल ही रहा है। जी। तो ऐसे समय में जब सब कुछ करना है, कोरोना के साथ जीना है, इन सुरक्षित के साथ जीना है, इसको अभी भी बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जी। जैसे वीरगंज में देख रहे हैं तो लोग निर्भीक होके ऐसे घूम रहे हैं, बाजार इस तरह खुला है, वो इस चीज़ को समझना नहीं चाह रहे हैं, या समझकर भी नहीं समझ रहे हैं कि ये बाजार कोरोना ख़त्म होने से नहीं खुला है, जी। ये बाध्य होकर खोला गया है। तो अब गवर्नमेंट या कोई आदमी आके आपको समझाने वाला भी नहीं है कि आप ऐसा करो वैसा करो, अब हमको खुद की सेल्फ अवेयरनेस करनी है। जी। तो इसके बारे में कुछ वीरगंज वालों को या हमारे जो भी श्रोता लोग देख रहे हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगी, क्या उनसे निवेदन करना चाहेंगी? देखिए, लॉकडाउन की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है, ये सब चीज़ें हमारे हाथों में नहीं है। अभी हाल फिलहाल की बात है, मेरे घर पे कोई मिलने आई थी मुझसे और उन्होंने मुझे कहा, अरे मैं तो घूम रही हूँ, लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, कोरोना वायरस चला गया है। ये सुन के मैं बहुत आश्चर्यचकित थी कि यहाँ के लोगों को ये तक नहीं मालूम है कि कोरोना वायरस चला नहीं गया, जबकि अभी उसका पीक आने को है। जी। पीक आ रहा है, ग्राफ अभी भी बढ़ रहा है, प्लेट्यू आएगा, उसके बाद ये जाएगा। तो सबसे पहली बात, सरकार अगर लॉकडाउन खोल रही है तो सरकार को ये एडवर्टाइज़ करना चाहिए, सरकार को ये खुलेआम बोलना चाहिए कि हाँ, अभी तक ये कोरोना वायरस गया नहीं है, हमारी इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है, इसलिए हम लॉकडाउन खोल रहे हैं। बेसिकली सरकार ने हमें अपने ऊपर छोड़ दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपको खुद की सुरक्षा खुद ही करनी है। ऐसे हालातों में गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। तो अभी मैंने सड़कों पे देखा, कई लोग मास्क तक नहीं पहन रहे हैं, कई लोग अपने बच्चों को मास्क नहीं पहना रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं हो रही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इन सब चीज़ों को करें, मास्क वगैरह लगाएं, बार बार हैंड वॉश करें, और आपके ऊपर ही है अपनी ज़िंदगी और अपना सुरक्षा करना और अपने परिवार वालों की सुरक्षा। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट ने तो अपनी जगह जो करना था कर ही रही है, अवेयरनेस भी फैलाई रही है, बताई रही है कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। जैसा कि आपने बताया कि अब सेल्फ अवेयरनेस सबसे ज़्यादा जरूरी है, जी। बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में मैम आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जैसे वीरगंज से ही बिलोंग करती हैं, आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं हुई है, आपका घर भी इधर ही है, और फिलहाल आप प्रैक्टिस जो है पुणे में कर रही हैं, आपका पढ़ाई भी वहीं पे हुआ है। तो निश्चित रूप से कुछ साल तो आपको वहाँ देने ही होंगे, आपको अपना एक तजुर्बा जो लेना होता है वो लेना ही पड़ेगा वहाँ पे। उसके बाद की आपकी प्लानिंग क्या है कि हमेशा से अब इंडिया में सेटल होना है, कि नेपाल आकर नेपाल वालों की, अपने देश वालों की भी कुछ सेवा करनी है? बिल्कुल, अपने देश वालों की सेवा तो बिल्कुल करनी है, यही मेरी धरती है, यहीं मैं पली बढ़ी हूँ। बट एक प्रॉपर सेटलमेंट के लिए तो मैं यहाँ नहीं आऊँगी, पर मेरा ख्वाब है कि मैं यहाँ आके एनजीओज़ के साथ काम करूँ। मुझे कुछ इंडिविजुअल स्टार्ट करने का नहीं है कि मैं अपना क्लिनिक खोल के बैठूँ या कुछ। मैं चाहती हूँ कि मैं अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़ूँ और उनके साथ मिलकर मदद करूँ नेपाल में अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने का। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन दूँ नेपाल को भी, इंडिया को भी। मेरी प्लानिंग तो वैसे बाहर जाने की है, मुझे और बाहर जाना है और बाहर जाके पढ़ाई करनी है। डॉक्टर निहारिका, अभी हम कार्यक्रम के अंत में पहुँच गए हैं,
आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जो श्रोता लोग देख रहे हैं, दर्शक लोग देख रहे हैं, उनको या अपने साथ जो फील्ड में जुड़े हुए हैं, आपके पुणे में आपके जो कोलिग्स रहे हैं, आपके सहकर्मी रहे हैं, आपके टीचर्स लोग रहे हैं, कुछ मैसेज देना चाहेंगी तो आप बोल सकते हैं। बिल्कुल, आपने टीचर्स की बात कही। मैं लाइफ में बहुत लकी रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, मेरे टैलेंट को, मेरी रुचि को आगे बढ़ाया। तो मैं उन सारे टीचर्स का हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहूँगी उनसे। एंड उसके अलावा मैं बीरगंज के लोगों को और जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं उनके भी बोलना चाहूँगी कि आप आगे बढ़ सकते हैं। बीरगंज में बहुत पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है कि बीरगंज में पोटेंशियल नहीं है। मैं जैसे निकली, मैं वैसे ही चाहती हूँ कि मेरे भाई और मेरी बहन और लोग आगे बढ़े। अगर किसी को भी कुछ तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और रही बात इस बीमारी की, तो मैं चाहूँगी कि सब लोग एक दूसरे का साथ दें। सब लोग एक दूसरे का, किसी को नहीं पता है तो दूसरा बता दे कि आप मास्क पहन लीजिए। सड़क पे भी चलते हुए किसी इंसान को बोलने में कोई हर्ज नहीं है कि आप मास्क पहन लीजिए। आपके घर में कोई आए उसको सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए बोलिए। और सब लोग एक दूसरे का साथ दें और इस कठिन वक्त से आगे निकलने की कोशिश करें। डॉक्टर निहारिका, जैसा कि आपने बताया कि बीरगंज के लोगों को भी आप हमेशा साथ देना चाहेंगी और उनके लिए आप निश्चित रूप में एक रोल मॉडल हो सकती हैं और हैं भी, क्योंकि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। और अक्सर कहा जाता है कि डॉक्टर बनना, डॉक्टर की पढ़ाई करना, एक तो पढ़ाई भी बहुत टफ होती है और बहुत पैसा भी खर्चा होता है। तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में डॉक्टर की पढ़ाई टफ है, हर आदमी के बस की नहीं है कि एक कॉमन स्टूडेंट कर सकता है? मुझे लगता है कि पढ़ाई करना दुनिया में सबसे इजी काम है। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई करना सबसे इजी सरल काम है। और रही बात टफ़ और मुश्किल की, हाँ मेडिकल में पढ़ना बहुत रहता है, तो है आपके ऊपर जिम्मेदारी इतनी बड़ी आने वाली है, आप किसी की जान का सवाल है, तो पढ़ना तो बहुत रहता है। लेकिन आपकी निश्चय, आपकी पैशन पर डिपेंड करता है। मेरा मन था कि मैं ये करूँ, तो जब तक आपका पैशन ना हो आप इसमें मत आइए, क्योंकि अगर आप आएंगे तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे। आप किसी भी चीज़ में नहीं जाना चाहिए जब तक आपका पैशन ना हो। रही बात पैसों की और इन सब चीज़ों की, तो मैंने स्कॉलरशिप से किया। मैंने एक ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट क्लियर किया, जिसकी वजह से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला और गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिला, जो कि मेरे लिए फिर भी बहुत अफोर्डेबल था। और मैं चाहूँगी कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी ऐसे एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करूँ जिससे कि मुझे स्कॉलरशिप मिले। तो बस ये है कि हमारे यहाँ, हमारी जगह में इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कम है, लोगों को पता कम है, वरना बच्चों में यहाँ के भी बहुत टैलेंट है, वो भी आगे निकल सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ का एजुकेशन और प्रमोट हो, लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में पता चले, जिनसे कि वो बहुत आसानी से बाहर जाके पढ़ सकते हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपने पीएमटी टेस्ट क्वालिफाइड किया और उसके अंतर्गत आपको जो है बहुत आगे का रास्ता आपका आसान हो गया। तो पीएमटी टेस्ट क्वालिफाइड करना, जैसे सुना जाता है, काफ़ी टफ होता है, बहुत कम लोग निकलते हैं। नहीं तो प्राइवेट कॉलेजेस की जो भरमार हो रखी है, लाखों रुपए फीस हो रखी है, वो नहीं होती। तो क्या लगता है आपको पीएमटी टेस्ट में अचीवमेंट करने के लिए क्या करना देखिए, पड़ा? कॉम्पिटिटिव तो बहुत है। कॉम्पिटिटिव इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम है, सीट बहुत कम है। हर साल 6 लाख 7 लाख बच्चे देते होंगे, उसमें से 2000 बच्चों को सिर्फ गवर्नमेंट सीट मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट है। पर मैं यही कहूँगी, मैं अपनी बात पे अड़ी रहूँगी कि अगर आप दृढ़ निश्चय करें, जुनून है तो सब जी, पॉसिबल आप है। कर सकते हैं। आपको पता है कि आपको यही करना है, आप उसमें लग जाएँगे तो हो जाएगा। तरीके, ज़रिए बहुत हैं, हमको जैसा मैंने कहा कि ज़रिए पता होने चाहिए। आपको पता होने चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्या करना चाहिए। मैंने कोचिंग लिया, कुछ लोग खुद से भी पढ़ के देते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का यूज़ करते हैं। तो आपको अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी ज़रूरी है, अपने परिवार के साथ बैठ के क्या आपके लिए सूट करता है, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। और किसी भी चीज़ में आप लगेंगे दिल, तन, मन, धन से, तो होगा ही। हमारा कार्यक्रम देख रहे युवाओं से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि डॉक्टर निहारिका की बात को बहुत गंभीरता से लें। उनका जो कहना है वास्तव में वो एकदम सही कह रहे हैं कि यदि हमें जुनून हो, हमें पैशन हो, यदि हमने किस क्षेत्र में जाना है, सबसे पहले हमको ये दृढ़ निश्चय करना होगा। कोई भी फील्ड हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे सीए हो, कुछ भी हो, उसमें आपको पहले अपना एक मोटो सेट करना पड़ेगा, आपका एक सेट करना पड़ेगा कि मेरे को ये बनना है।
और उसके बाद आप यदि ये पूरे दृढ़ निश्चय के साथ में, पूरे जुनून के साथ लगते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उनका आज के कार्यक्रम में यही संदेश रहा है और ये वास्तव में बहुत पॉजिटिव बात है। कोविड के संकट में जब आज लोग नेगेटिविटी से घिर गए हैं, वैसे समय में ऐसी बात हमारे युवाओं को वास्तविक रूप में प्रोत्साहित करेंगी। और अब हम निहारिका जी से जानना चाहेंगे कि आपका जो मम्मी पापा के बारे में बात करना चाहूँगा। डॉक्टर बनना एक बहुत ही बड़ी फ़ख्र की बात होती है, अपने आप में भी और अपने परिवार वालों के लिए भी। तो आपके जो पेरेंट्स हैं, जो अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, तो जब आप डॉक्टर बन गई हैं और अब आपके नाम के साथ डॉक्टर निहारिका जुड़ गया है और उनका परिचय भी अब ये होता है कि आप डॉक्टर निहारिका की मतलब आपकी बेटी है, आप उनकी मम्मी हैं, इस तरह से जो परिचय होता है डैडी का ही होता है उसी तरह से, तो उनको कैसा लगता है और आपको कैसा लगता है? उनको कैसा लगता है इसके बारे में मुझे देख के तो लगता है कि हाँ, शायद वो मुझसे बहुत खुश हैं। वो अभी भी वही हैं जो मेरे साथ 5 साल पहले थे जब मैं डॉक्टर नहीं थी, अभी भी वही हैं। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका सपोर्ट मेरे साथ है और उनकी खुशी देख के मुझे लगता है कि मैं और आगे बढ़ूँ। और मुझे खुद को ऐसा लगता है कि अभी तो एक बहुत ही छोटी-सी सक्सेस मिली है मुझे। आजकल एमबीबीएस की कोई वैल्यू नहीं है, पर मुझे अभी बहुत आगे जाना है, तो मैंने अभी राहत की सांस नहीं ली है। मैं अभी अपनी राह पर ही हूँ, एक माइलस्टोन अचीव किया है, अभी बहुत कुछ अचीव करना है। तो मैं अभी सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ, एक मुकाम पर पहुँचने के बाद शायद हाँ। डॉक्टर निहारिका का सफ़र जारी है, अभी मंजिल और तय करनी है। जैसा कि उन्होंने कहा, अभी तो शुरुआत भर है दोस्तों। हम उनको शुभकामना देना चाहेंगे कि वो जिस क्षेत्र में जाना चाह रही है, जो आगे बढ़ना चाह रही है, उसमें वो कामयाब हों। उनकी कामयाबी निश्चित रूप से देश दुनिया के लोगों का हित करेगी, उनका कल्याण करेगी और इसी तरह वो कोरोना संकट से जो अभी जूझ रही हैं, जूझती रहेंगी और जल्दी ही कोरोना संकट भी हम लोग के बीच से दूर हो जाएगा। इन जैसे जब डॉक्टर होंगे, जुनूनी वाले डॉक्टर होंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग जो है चैन की सांस ले पाएंगे और कोरोना को दूर भगा पाएंगे। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर निहारिका हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आपको शुभकामना देते हुए हम इस कार्यक्रम में आपसे यही विदा लेना चाहेंगे और अगले प्रोग्राम में फिर किसी नए मेहमान के साथ हम जुड़ेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए मैं मुकेश खेतान को विदा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।